नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसाल खान। आगे का एजेंडा देख रहे हैं आप और शुरुआत महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर के साथ, जहां फडणवीस मंत्रिमंडल के लिए विभाग बंटवारे का जो फॉर्मूला है वो लगभग तय कर लिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। फॉर्मूला तय कर लिया गया है फडणवीस मंत्रिमंडल के लिए, और ये फॉर्मूला क्या है, सूत्र क्या जानकारी दे रहे हैं, ये अब आपको हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। बीजेपी के कोटे से 20 मंत्री बनाए जा सकते हैं। फडणवीस मंत्रिमंडल के लिए विभाग बंटवारे का जो फॉर्मूला तय हुआ है, बीजेपी के 20 मंत्री हो सकते हैं, शिवसेना शिंदे गुट के 12 मंत्री और एनसीपी अजीत गुट के 10 मंत्री बनाए जा सकते हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, अमित शाह के घर जो बैठक हुई है उसी में इस फॉर्मूले पर मोहर लगी है। बुधवार रात 1 घंटे से ज्यादा ये लंबी बैठक जो चली है गृहमंत्री अमित शाह के घर पर। इस बैठक में देवेंद्र फडणवीस मौजूद थे, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद थे। बैठक में बीएल संतोष, चंद्रशेखर बावनकुले ये भी शामिल थे। तो बैठक में फॉर्मूला तय कर लिया गया है फडणवीस मंत्रिमंडल का, और जो फॉर्मूला तय किया गया है उसके मुताबिक बीजेपी के कोटे से 20, शिवसेना शिंदे गुट के कोटे से 12, एनसीपी अजीत गुट के कोटे से 10 मंत्री बनाए जाएंगे। ये विभाग बंटवारे का फॉर्मूला है जो तय कर लिया गया है। बीजेपी की तरफ से साफ ये भी कर दिया गया है, सूत्र ये बता रहे हैं कि गृह मंत्रालय किसी कीमत पर बीजेपी किसी सहयोगी को नहीं देगी। ऐसे में वो जो मांग एकनाथ शिंदे की वो तो पूरी नहीं होने वाली, लेकिन संख्या के लिहाज से अगर देखा जाए तो देखिए, कैबिनेट मंत्री के लिहाज से शिवसेना शिंदे गुट 10 और बीजेपी जो है वो भी 10। इससे पहले ये शिंदे सरकार में जो विभाग का फॉर्मूला था मंत्रालयों के बंटवारे का, वो मैं आपको दिखा रही हूं, और एनसीपी अजीत गुट के 9। वहीं अब ये फॉर्मूला बदला है, और बदलने के बाद जो फॉर्मूला अब सामने आ रहा है, जिसको लेकर सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि बीजेपी के कोटे से 20, शिवसेना शिंदे गुट के कोटे से 12 और एनसीपी अजीत गुट के कोटे से 10। तो फिलहाल सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी मेघा प्रसाद इस वक्त मौजूद है, और जरा मेघा से ही समझते हैं क्या है ये फडणवीस सरकार मंत्रिमंडल का फॉर्मूला मेघा जो सामने आ रहा है, जिस पर बताया जा रहा है कि कल रात मोहर लग गई है। रुमाना, मैं ये नहीं कहूंगी कि मुहर लग गई है, क्योंकि इसमें 3 अलायंस पार्टनर्स हैं और बाकी दोनों अलायंस पार्टनर्स के नेता, अजीत पवार हालांकि दिल्ली में थे लेकिन उस मीटिंग में मौजूद नहीं थे, और जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, वो तो अपने घर पे ही थे कल मुंबई में थाने में, वो तो आए भी नहीं थे दिल्ली। तो ये लोग जब नहीं आए हैं इस मीटिंग में, मैं ये नहीं कहूंगी कि फाइनल मुहर लग गई है। मैं ये कहूंगी कि एक फाइनल रूपरेखा जरूर तैयार हो गई है, और इस रूपरेखा के साथ, इस पूरे मैसेज के साथ देवेंद्र फडणवीस जब वापस जाएंगे मुंबई में और उनके साथ बैठेंगे, इन दोनों अपने उप मुख्यमंत्री डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स के साथ में बैठेंगे, और तभी उसके बाद ही शायद हम ये कह सके कि फाइनल मुहर लग गई है। अब ये एक बात है। दूसरी बात यहाँ पर है कि भाई आपको स्वेरिंग इन कैबिनेट एक्सपेंशन का जो करना है, वो कैबिनेट एक्सपेंशन के लिए समय जो तय किया गया है, एटलीस्ट अभी तक जो हमें पता है, वो समय तय किया गया है परसों का, 14 तारीख का, और अभी तक एक तरीके से कहिए एक फाइनल बात जो होनी है इसके ऊपर कि भाई हमें कौन सा मंत्रालय किसे मिलेगा, क्या होगा, उस पर एक तरीके से आप कहे फाइनलिटी इसलिए हम कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की कल रात की इस मीटिंग में हो गई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है यहाँ पर, और एक अंडरस्टैंडिंग के साथ ही देवेंद्र फडणवीस आए थे यहाँ, एक फॉर्मूला के साथ ही देवेंद्र फडणवीस यहाँ कल देर रात अमित शाह जी को मिले थे। ऐसा नहीं कि पूरा खाली स्पेस था और शुरू से इन्हें काम करना पड़ा, एक रूपरेखा थी उनके पास। उसके ऊपर अमित शाह जी कल रात में बैठे हैं, बीएल संतोष जी बैठे हैं, जेपी नड्डा जी बैठे हैं, बावनकुले जो वहां के प्रेसिडेंट है भारतीय जनता पार्टी की, बड़ी मीटिंग थी कल रात में, ये सब बैठे हैं। और इनके बाद में अगर एक तरीके से क्लैरिटी हो रही है कि हाँ 20 मंत्री जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कोटे से होंगे, 12 शिंदे जी के कोटे से होंगे, 10 अजीत पवार के कोटे से होंगे। एक तरीके से आप समझिए कि इस पे तो नंबरों पे मुहर लग गई है, इतना तो मैं कह सकती हूँ। लेकिन जो कौन सा विभाग किसको मिलेगा, इस पे जो
खींचातानी हो रही है ना, उसमें मुझे लगता है कि थोड़ा और समय रुमाना लगेगा, क्योंकि पीडब्ल्यूडी की डिमांड है। दोनों, अजीत पवार ने भी डिमांड करी है, शिंदे जी भी ने भी डिमांड करी है। होम के लिए शिंदे जी बार बार डिमांड कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी उसके लिए हानि कह रही है। फिनांस जो है, जो अजीत पवार समझते हैं कि उनके पास ही रहेगा, भारतीय जनता पार्टी को कहीं लगता है कि वो शायद उनके पास भी रह सकता है। तो ये सारी चीजों को लेकर मैं कहूंगी कि थोड़ा सा और वक्त दीजिए, लेकिन वक्त अभी एक्चुअली है नहीं, जी क्योंकि सत्र भी शुरू होने वाला है। बिल्कुल, अगला 16 सत्र तारीख से इनका सत्र शुरू होना है और ऐसे में 14 तक ही माना जा रहा था कि मंत्रिमंडल का विस्तार कर लिया जाएगा, लेकिन अभी तक तीनों दलों की तरफ से औपचारिक तौर पर तो ऐलान नहीं हुआ। लेकिन जैसा कि मेघा बता रही थी कि ये जो रात में बैठक हुई है बेहद महत्वपूर्ण, जिसमें नंबर्स को लेकर कम से कम एक आंकड़ा सामने आ रहा है कि किस दल के कोटे से कितने मंत्री बनाए जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका मेघा इस तमाम जानकारी के लिए। हम आगे बढ़ रहे हैं, अगली बड़ी खबर बेंगलुरु, जहां एआई इंजीनियर अतुल सुभाष के सुसाइड का मामला सामने आया, वहीं से खबर आ रही है देश के कानून से लेकर न्याय व्यवस्था तक को कटघरे में खड़ा कर गया अतुल सुभाष की खुदकुशी का ये मामला। और इस मामले में अब जानकारी मिल रही है अतुल सुभाष आत्महत्या केस की आरोपी और निकिता सिंघानिया की मां निशा सिंघानिया देर रात अपने घर से निकलकर कहीं चली गई हैं। ये उनकी तस्वीर जो कैमरे में कैद हुई है, ये देख रहे हैं आप, ये निकिता सिंघानिया की मां है निशा सिंघानिया। देर रात अपने घर से निकली और कहीं चली गई। इनके साथ इनका बेटा अनुराग सिंघानिया भी चुपके से, बताया जा रहा है, घर से निकल गया। और इस दौरान इनसे सवाल पूछा गया, निशा सिंघानिया ने कैमरे पर कुछ नहीं बोला। तो घर से निकलकर चला गया है सिंघानिया परिवार। सिंघानिया परिवार कहां गया किसी को नहीं पता। रात के अंधेरे में निकिता की मां निशा सिंघानिया को आप देख रहे हैं और इनके साथ ही इनका बेटा भी यहां से निकल गया। और आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जौनपुर से जावेद अहमद इस वक्त मौजूद है, समस्तीपुर से शशांक कुमार इस वक्त मौजूद है। जरा पहले शशांक के पास आपको लेकर चलते हैं और जरा जानते हैं शशांक से, आपके पास वहां पर क्या अपडेट है शशांक? 120 बार इनको कोर्ट में बुलाया है। देखिए, मैं उनके समस्तीपुर आवास पर मौजूद हूँ। यहाँ परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, सभी की आंखें नम हैं। उनके बड़े भाई साहब हमारे साथ हैं, ये देखिए छोटे भाई साहब, और पीछे एक देखिए परिवार का ही बच्चा है, एक कागज लेके खड़ा है, लिखा है जस्टिस इज ड्यू, न्याय बाकी है। बड़ी घटना है, घटना से पूरे सिस्टम पे सवाल उठ रहे हैं। उनके भाई साहब से हम बात करेंगे, जिस तरह से घटना हुई है सर बहुत दुखद है। अब आगे क्या आप लोग चाहते हैं? सर, मैं सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि ये केस को स्यू मोटो अपने अंदर लिया जाए और इस कोर्ट का संज्ञान लेते हुए इस कोर्ट की पूरी गहन जो भी जांच होनी चाहिए वो करवाई जाए। जो भी इसमें करप्ट लोग हैं, जो भी इस सिस्टम से जो खेल रहे हैं, जो कानून से खेल रहे हैं, जो केस फाइल हुए हैं उसमें जो फेक केसेस दाखिल किए गए हैं, जिस तरह से हरासमेंट जिस लोगों ने किया है, उस लोगों के ख़िलाफ़ जो है वो सख्त से सख्त जो है वो सज़ा देनी चाहिए। और मैं जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं और जो हमारे कानून बनाने वाले लोग, होम मिनिस्ट्री है या जो भी है, उन लोगों से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि देश में एक ऐसा कानून हो, एक ऐसा फोरम हो या एक ऐसी कमेटी हो जहाँ पे हम जो है वो मेन की भी बात कर सकें। हम एक मेन को भी एक राइट दिया जाए कि जहाँ वो अपनी वो बात कर सके। एक ऐसा कानून बनाया जाए जहाँ पे एक लड़के को भी इंसाफ मिल सके, एक लड़के की भी बात सुनी जाए। तो लगता है आपके भाई की बिल्कुल बात ही नहीं सुनी जा रही थी कोर्ट में या थाने में? सर, अगर बात सुनने की बात नहीं है, बात यह है कि करप्शन, अगर आप पैसे दोगे तो आपकी बातें करी जाएगी, आपकी बातें सुनी जाएगी। अगर आप पैसे नहीं दोगे तो आपको परेशान किया जाएगा, आपको हरास किया जाएगा, आपको जो है वो बिना मतलब का परेशान, मतलब जैसे ट्रैवल करना है, आप एक कॉर्पोरेट लाइफ में जीते हो तो कॉर्पोरेट में ऐसा होता है कि आपको पता है कि कितने नंबर ऑफ लीव्स जो हैं आपको मिलती है। अच्छा, ये बताइए, उनको तो 40 बार जाना पड़ा था वहाँ से जौनपुर। 2019 में शादी हुई थी, उसके बाद उनकी वाइफ यहाँ कितने बार आई? 2019 में शादी के अगले दिन जो है वो 2 दिन के लिए वो यहाँ रही थी। मेरे साथ जो है सिर्फ जो मुलाकात हुई है वही 2 दिन हुई है।
इसके अलावा कभी आज तक कभी मेरी मुलाकात नहीं हुई। अच्छा, सुभाष इतनी परेशानी में आप लोग से शेयर करते थे, केस तो चल ही रहा था, लेकिन वो कितने मेंटली परेशान है ये आप लोग से कभी साझा करते थे? कभी आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ कि वो मेरे साथ भी कभी कुछ नहीं शेयर किया, और मेरे फादर से बहुत फ्रैंक रहता था, बहुत सारी चीज़ें शेयर करता था पापा के साथ, लेकिन कभी आज तक उसने ऐसा कुछ शेयर नहीं किया। अगर वो कभी आज तक एक दिन भी अगर शेयर किया होता तो शायद हम उसे निकाल लिए जाते वहाँ से, या फिर जिस दिन भी उसने ये काम किया उस दिन मेरे से भी बात हुई है, बहुत अच्छे तरीके से बात हुई है, पापा से 1 घंटे करीब बात हुई है। कभी ऐसा लगा ही नहीं कि वो ऐसा कुछ कर सकता है रात को। अच्छा, ये बताइए पिछली बार यहाँ पर वो कब आए थे? केसेस से सिलसिले में ही जब वो आता था यहाँ पे, तो शायद 2-4 दिनों के बाद अगर कोर्ट केस फिर से है जी, तो वो वापस ना जाके वो घर आ जाता था, फिर वो यहाँ से वापस फिर जौनपुर जाता था। जी, तो देखिए, जो मृतक हैं अतुल सुभाष, उनकी पूरी कहानी उनके भाई की जुबानी जो है हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास शशांक। सीधे जरा आपको जावेद अहमद के पास लेकर चलते हैं, जौनपुर से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, और जरा जावेद से जानते हैं ये परिवार, सिंघानिया परिवार कहाँ गायब हो गया है, कुछ पता चल पा रहा है? रोमाना करीब 24 घंटे बीत गए हैं। एबीपी न्यूज़ की टीम सिंघानिया परिवार, निकिता परिवार के घर के सामने खड़ी है। 24 घंटे में परिवार ने कोई भी रिएक्शन ऑन कैमरा नहीं दिया है। मैं जरा सा आपको रोक रही हूँ, जरा तस्वीरें दिखा देते हैं हम। अजीत पवार पहुंचे हैं शरद पवार के घर पर उनको बधाई देने के लिए। शरद पवार का जन्मदिन है आज, और जन्मदिन की बधाई देने के लिए अजीत पवार जो है शरद पवार के घर पर पहुंचे हैं। चाचा भतीजे की ये मुलाकात हो रही, और मुलाकात बेहद अहम इसलिए हो जाती है कि कहाँ तो वो लोकसभा चुनाव था जिसमें पटखनी चाचा ने भतीजे को दी थी, लेकिन विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र का जो अभी हाल में खत्म हुआ है उसमें भतीजे अजीत पवार चाचा शरद पवार के मुकाबले 20 साबित हुए हैं। और फिलहाल ये तस्वीर आपके सामने, भतीजे अजीत पवार, साथ में एनसीपी के कद्दावर नेता प्रफुल्ल पटेल भी नजर आ रहे हैं, और ये पहुंचे हैं शरद पवार को बधाई देने के लिए उनके आवास पर। शरद पवार का जन्मदिन है आज, और इस मौके पर अजीत पवार शरद पवार से मुलाकात करने, शरद पवार को बधाई देने के लिए पहुंचे हैं। लेकिन पवार परिवार में किस तरीके की दूरियां आई, किस तरीके की तलखियां आई, वो विधानसभा चुनाव में खुलकर सामने आ गया कि अजीत पवार के सामने शरद पवार गुट की तरफ से अजीत पवार के ही भतीजे को चुनाव मैदान में उतारा गया, और इसको जवाब माना गया। लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से बारामती लोकसभा सीट और वहां से शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले के सामने अजीत पवार ने अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को उतार दिया था। फिलहाल तस्वीरों में आपको अजीत पवार के साथ उनकी पत्नी भी नजर आ रही हैं, प्रफुल्ल पटेल नजर आ रहे हैं इन तस्वीरों में। आप देख रहे हैं जो नेता हैं छगन भुजबल भी यहां पर नजर आ रहे हैं। एनसीपी के ये तमाम नेता पहुंचे हैं शरद पवार को उनके जन्मदिन पर बधाई देने के लिए। किसी समय में यही वो बड़े नेता हैं जो एनसीपी में शरद पवार के सिपे सालार हुआ करते थे, जो एनसीपी शरद पवार की पार्टी में शरद पवार की कोर टीम में गिने जाते थे, जिसमें जाहिर सी बात है भतीजा अजीत पवार, इसके अलावा प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, ये वो तमाम चेहरे जिनके राजनीतिक करियर को बनाने में शरद पवार की अहम भूमिका रही, और जिन्होंने हर मुश्किल वक्त में शरद पवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कदम आगे बढ़ाया। लेकिन उसके बाद 2023 और 2023 में जब अजीत पवार ने शरद पवार से रास्ता अलग किया, तो फिर एनसीपी में रहे शरद पवार के ये तमाम करीबी शरद पवार का साथ छोड़कर अजीत पवार भतीजे के साथ अलग हो गए। और अब आज ये तस्वीर महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि शरद पवार के घर अजीत पवार पहुंचे हैं पत्नी और पार्टी के अन्य नेताओं के साथ उन्हें बधाई देने के लिए। कई नेता यहां पर नजर आ रहे हैं, मुझे सुनील तटकरे भी नजर आ गए हैं, प्रफुल्ल पटेल नजर आ रहे हैं, छगन भुजबल नजर आ रहे हैं, और पत्नी सुनेत्रा पवार के साथ पहुंचे हैं अजीत पवार बधाई देने के लिए चाचा शरद पवार को। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारी सहयोगी मेघा प्रसाद इस वक्त मौजूद हैं, और जरा मेघा से ही जानते हैं, राजनीति में तस्वीरों का अपना महत्व होता है, और यहां पर आज मौका जब चाचा शरद पवार के जन्मदिन का है, तो भतीजा न सिर्फ खुद बल्कि पार्टी के अपने अन्य सभी साथियों को लेकर पहुंचा है बधाई देने के लिए। इसके मायने क्या हैं मेघा? रोमाना, इसके बहुत मायने हैं,
और जिस पूरे आप कॉन्टेक्स्ट देखिए, बैकग्राउंड देखिए, जिस बैकग्राउंड में ये मुलाकात आज हो रही है। और पहली बात मैं यहाँ दर्शकों के लिए भी समझाना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि अजीत पवार को ऐसा मन किया कि आज इनका बर्थडे है और मैं उठ के उन्हें बधाई देने चला जाऊं। जब तक आप हामी नहीं भरी जाएगी शरद पवार जी के द्वारा कि हम उनके घर आ सकते, ये कोई जबरदस्ती आप उठ के शरद पवार के घर नहीं जा सकते। तो क्लियरली वहां से हामी भरी गई है, मिलने की इच्छा जताई गई है, तभी अजीत पवार वहां गए हैं। ये पहली बात मैं समझाना चाहती हूँ, क्योंकि हम इसका महत्व समझने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात, आप ये समझिए कि पिछले कई दिनों में, और ये मैं आपको बिल्कुल पुख्ता तरीके से कंफर्म करके कह सकती हूँ रुमाना, महाराष्ट्र की राजनीति थोड़ा फॉलो करती हूँ, और पिछले कम से कम 15 दिनों में कई बार ये बात आई है। और वो जो आपको इन तस्वीरों में दिख रहे हैं जो लोग, उनमें से 2 नेताओं से ही आई है ये बात हमारे पास कि भाई बहुत कोशिश की जा रही है अजीत पवार जी और उनके साथियों द्वारा कि शरद पवार जी को मनाया जाए कि भाई पार्टी में अब 10 ही एमएलए बचे हैं, 10 ही विधायक बचे हैं। क्या पार्टी अब अजीत पवार के साथ औपचारिक तरीके से विलय कर सकती है? ये ऑफर भी उनको दिया गया है कि किया जाए। ये ऑफर पे क्या हुआ है, उस पर ऑफ कोर्स बहुत अलग अलग बातें हैं कि सुप्रिया सुले नहीं मान रही हैं, उन्हें ये विलय नहीं चाहिए, शरद पवार जी की तरफ से कोई क्लियर आंसर नहीं है। तो आप समझिए कि बैकग्राउंड में कितनी सारी चीजें हो रही है रुमाना। आज आप तस्वीरें और जो तस्वीर सामने आ रही है मेघा, उसमें अपने आप में तस्वीर बहुत कुछ बोलती हुई इसलिए नजर आ रही है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मामला पारिवारिक नजर नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अजीत पवार जो अपनी पत्नी के साथ पहुंच गए चाचा को बधाई देने के लिए जन्मदिन पर, बल्कि पूरी ताकत के साथ, मतलब अपनी पार्टी के बड़े नेताओं, जिसमें साफ तौर पर प्रफुल्ल पटेल भी नजर आ रहे थे, छगन भुजबल भी नजर आ रहे थे, सुनील तटकरे भी नजर आ रहे थे, तमाम बड़े नेता जो अजीत पवार के साथ हैं, उनकी पार्टी वाले, वो नजर आ रहे थे। और ये सब पुराने साथी शरद पवार के उनके घर पर पहुंचे हैं उनके जन्मदिन के मौके पर जन्मदिन की बधाई देने के लिए। तो क्या डेवलपमेंट महाराष्ट्र की राजनीति में होने वाला है, इस पर भी हमारी नजर बनी हुई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।